चार लोग पीछे और बजा दोगे आप। इतना भोला भाला हमारा समाज है। हम इसको ये कहते हैं भेड़ चाल। जैसे भेड़ देखिए आपने, भेड़ को अगर हाँक दिया तो पीछे सारी भेड़ें एक साथ में। हमारा समाज भी वैसे है। क्या इस मंच से बोला जा रहा है किसी को कोई समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक ने ताली बजाई तो सारे लोग ताली बजा देंगे। गलत है सही? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि हमको किस चीज पे ताली बजाना है। किसी मंच पे आदमी ये कह रहा है कि हमारी किसी बहन के साथ की हत्या हो गई, किसी एक ने ताली बजा दी, सारे लोगों ने ताली बजा दी। क्या किसी बहन की हत्या हो गई तो ताली बजाने का है उचित? नहीं। भोले भाले मैंने इसलिए कहा क्योंकि सदियों से हमको अगर गुलाम बनाया गया तो सिर्फ उसके लिए सबसे पहले ये चीज थी कि हम भोले भाले लोग थे। भोले भाले क्यों थे? क्योंकि हम बचपन से, जन्म से सताए गए। हमारी परवरिश, हमारी पैदाइश ऐसी जगह हुई कि गरीब परिवार में हुई, और हम बाहर जैसे ही पैदा हुए और खड़े हुए हमको समझा दिया गया कि ये निकलेंगे तो इनको आपको बाबा कहना है, ये निकलेंगे तो इनको चाचा कहना है, इनको आपको नमस्ते कहना है, इनको आपको जयराम कहना है। हमको कोई ऐसा नहीं था जो गोद में उठा के ये कहता कि तुम पैदा हुए हो तो इसका भी बड़ा बड़ा आभार। तो बचपन से जिस चीज को आप दबाओ, ध्यान रखना मेरी बात, तुम्हारे घर में लड़का पैदा हो और जैसे ही जानने वाला हो हर रोज उसको 4 चांटे मारो और उसको तुम डरा धमका के रखो, जब वो बड़ा हो जाएगा तब भी लोगों से डरेगा ही। और उसको तुम खुली छूट दे दो कि ठीक है, वो किसी ने बताया कि आपका बेटा जो है सीढ़ी से गिर गया, तुम दौड़ो मत उसको उठाने के लिए, अपने आप उठ के आप तक आवेगा। अगर अपने आप उठ के आप तक आए इसका मतलब वो मजबूत होना शुरू होगा। और जहां आपने उसको सेल में डाल दिया, जहां आपने वो रोया, आपने उसके मुंह में दूध की बोतल डाल दी, इसका मतलब आपका बच्चा कमजोर हो गया। और हमको क्या, बचपन से हमारी आदत डाल दी गई कमजोर होने की। किसी ने, गांव के किसी मुखिया जी थे, उन्होंने गाली दे दी। हम आए, हम पिताजी से बोले कि मुखिया जी के बच्चे ने हमको गाली दी। बोले मुखिया जी का बच्चा है, उससे बैठने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठे रहो। तो हम लड़ना भूल गए। लेकिन क्या हमसे ज्यादा ताकतवर कोई था? ताकतवर सबसे ज्यादा कौन? मजदूर। ताकतवर सबसे ज्यादा कौन? जो रिक्शा चला सकता है। ताकतवर सबसे ज्यादा कौन? जो पूरी सीमेंट की बोरियां एक ट्रक में भर सकता है। वो ताकतवर होगा ना, कि खाली कलम चलाने वाला ताकतवर होगा? तो ताकतवर चलाने वाले, ताकतवर हमारे लोग, लेकिन अमीर कौन? दूसरे लोग। यहां मेरी बात एक ध्यान रखना, मेरी बात किसी जाति को लेकर नहीं है, ना मैं किसी जाति का विरोधी हूं। कोई भी जाति हो, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं, लेकिन हाँ जातिवाद का विरोधी हूं। कोई जाति है, चाहे वो भले हमारी बीच का हो, अगर वो जातिवाद कर रहा है तो मेरे लिए फिर वो सही नहीं। और जाति और जातिवाद दोनों में फर्क है, इस बात को आप समझो। हमने कहा कि जातिवाद हमारा भी व्यक्ति कर सकता है। दुर्भाग्य ये रहा है कि भारत में शूद्र कभी इसलिए नहीं पनप पाए, वो गद्दी पे इसलिए नहीं बैठ पाए क्योंकि हर जाति ने अपनी जाति से एक नीची वाली जाति ढूंढ ली। अगर चमार था तो चमार ने भंगी को ढूंढ लिया, बोला ये हमसे नीचे है। पासी था तो पासी ने चमार को ढूंढ लिया, बोले ये हमारे नीचे है। किसी ने धोबी को ढूंढ लिया, किसी ने कुमार को ढूंढ लिया, यादव ने गड़रिया को ढूंढ लिया। हम हर जाति के लोग अपने नीचे एक छोटी जाति बनाते रहे, लेकिन औकात हमारी और तुम्हारी सबकी एक समान है। अगर नहीं यकीन होता तो अभी पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी, वो यादव समाज से आते हैं। उनको हमेशा भ्रम था कि हम जो है वो शूद्र नहीं है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो उन्होंने प्रेस में ये जवाब दिया कि अब हमको एहसास हुआ कि हम शूद्र हैं। तो एक लड़का जिसका बाप मुख्यमंत्री है, अगर वो अपने आप को शूद्र महसूस कर रहा है और तुम गांव में रह के अपने आप को शूद्र नहीं महसूस कर पा रहे, तो ये तुम्हारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अच्छी साड़ी पहन लेना, अच्छा कुर्ता पहन लेना, अच्छी गाड़ी खरीद लेना, इसका मतलब आपकी जाति नहीं बदली। जाति है जो जाति नहीं। आप जब भी कभी मैदान में खड़े होंगे, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा क्या नाम? आपने कहा प्रेम। बोले पूरा नाम बताओ। बोले प्रेम कुमार। बोले प्रेम कुमार के आगे क्या लिखते हो? जब तक आप ये नहीं बताओगे कि गौतम हो, रावत हो, राजवंशी हो, यादव हो, पाल हो, कुमार हो, तब तक कोई आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो ढूंढा क्या जा रहा है आपके पीछे? जाति। अब समस्या यह है कि इससे निवारण कैसे पाओगे? आप पंडाल में आए, आपने सब कुछ सुना, वापस घर लौट गए, कुछ बदला? नहीं बदला। ये बदल सकते हो तब जब आप आपस में हिसाब किताब तैयार करोगे। कोई एक गांव है, जिस गांव में चमार भी रह रहा है, उस गांव में पासी भी रह रहा है, उस गांव में यादव भी रह रहा है, लेकिन तुम एक दूसरे के घर का रोटी नहीं खाना चाहते और तुम कह रहे लड़ाई हमारी जो है पंडितों से है और ठाकुरों से। पहले आपस में तो एक हो जाते। किसी जाति को क्यों देश दो रहे?
किसी जाति पे ब्लेम क्यों कर रहे हो? उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम एक दूसरे को नीचा बनाओ। ये तुम्हारे अंदर में था कि तुम रोटी बेटी का रिश्ता पहले आपस में कर लेते, तब किसी से तुम्हारी लड़ाई होती। आज हम प्रधान बनते हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप अपने नजर दौड़ा के देखना जो मैं कह के जा रहा हूं कि अगर कहीं 80 सीट होती, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की बदौलत सीटें रिजर्व हैं, अगर कहीं 80 सीट प्रधानी की हो गई तो कोई दूसरा अपने घर का नौकर खड़ा कर देता है, हम उसको जिता देते हैं, लेकिन अपने बगल वाले भाई को जिताना नहीं पसंद करते। इसका मतलब है हम खुद एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। और फिर उसके बाद की बात सुनिए आप कि हम फिर ये कहते हैं कि साहब कुछ नहीं बदल रहा, रोटी को छीन ले गए, मकान को छीन ले गए, रोड को छीन ले गए, उनके मकान बड़े हो गए, उनके पास गाड़ियां हो गई, हम निर्धन हैं। तुम मुझे जवाब दो, आज सब अपने दिल पे हाथ रख के सोच के देखो कि तुमने अपने घर की रोटी किसी कुत्ते के हाथ में दे दी, कुत्ता मुंह में पकड़ा हुआ है और तुम उसके आगे खड़े होकर भीख मांग रहे हो कि मुझे रोटी वापस दे दो। कुत्ता दे देगा तुमको? मैं क्या कहना चाह रहा समझ रहे तुम? कि तुमने किसी के नौकर को बना दिया और तुम उससे कह रहे कि मेरे घर की कॉलोनी बना दो। वो तुम्हारी घर की बनाएगा कि अपने मालिक के घर की पहले बनाएगा? मालिक के घर की बनाएगा, तुम्हारी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर तुमने अपना बनाया होता तो तुम्हारा भला करता, लेकिन तुम जागे नहीं। जब चुनाव आया तो तुम एक एक पौवे में बिक गए, तुम एक एक साड़ियों में बिक गई, एक एक जोड़ी पायल में बिक गई। और तुमको ये नहीं पता चला कि जो एक साड़ी में तुम बिकी थी वो तुम नहीं बिकी थी, तुमने अपनी आने वाली इन संतानों को बेच दिया। और क्यों मैं कह रहा हूं संतानों को बेच दिया? आज तुम्हारा जमीर भले ना जागे, लेकिन मेरी बात याद रखना, जब 10 साल बाद 15 साल बाद तुम्हारी एक बेटी बड़ी होगी और तुम इसके लिए ब्याह के लिए लड़का ढूंढने जाओगे, जब वो आपसे कहेगा 15 लाख रुपए लूंगा, तब तुम हाथ रख कर बैठना कि हाँ दादा, अगर मैंने इसको पढ़ा लिया होता तो आज मुझे 15 लाख नहीं देने पड़ते। पढ़ा तुम कैसे पाते? क्योंकि तुम्हारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तुमको नहीं पता होगा, मैं बता के जा रहा हूं, जानना तो जो मैं कह के जा रहा हूं उसको सर्च जरूर करना। सबके पास मोबाइल है ना, तो मोबाइल में सर्च करना। तत्कालीन सरकार ने उत्तर प्रदेश की एक फरमान जारी किया कि 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। कितने? 27,000। कौन से स्कूल? प्राइमरी। प्राइमरी में किसका बच्चा पढ़ता है? मेरा, हमारा, तुम्हारा बच्चा पढ़ता है। हम पढ़े हैं उसी स्कूल के। अगर मेरे समय में स्कूल बंद हो जाता तो आज कुलदीप भार्गव तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। और तुमको लग रहा होगा कि हम बहुत बड़े खानदान के वारिस हैं, शहजादे तो नहीं। आपसे ज्यादा दूरी नहीं है। दहलिया आपने गांव सुना होगा, और दहलिया ग्राम सभा में मेरा गांव आता है चंदीपुर, और मैं बनगांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ। तो प्राइमरी स्कूल का एक बच्चा यहाँ खड़ा है क्योंकि मेरे माँ बाप सक्षम नहीं थे, सीतापुर नहीं पढ़ा पाए, खैराबाद नहीं पढ़ा पाए, लेकिन वहां का पढ़ा लड़का भी तो आज डॉक्टरेट है, वो भी तो पीएचडी है। तो कल को अगर प्राइमरी स्कूल में भले पढ़े, लेकिन कल को इसमें से भी कोई लड़का डॉक्टरेट बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है। लेकिन अगर आपके ये भी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो तुम कहां जाओगे? अब तुमको इस बात की फिक्र नहीं है कि स्कूल बंद हो चाहे बंद हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलो घर तुम्हारे राशन आता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब तुमको नहीं राशन मिल रहा था तो तुम मर गए थे क्या? तब मरे थे क्या? तब भी जिंदा थे ना, तब कमा के जिंदा थे। अब जो है हराम का खा रहे हैं। और एक बात मेरी याद रखना, छोटी सी कहानी आपको सुना के जा रहा हूं मैं। एक जंगल में एक चिड़िया थी, डेली पेड़ पर बैठती थी और वो छोटे छोटे कीड़ों को खाती थी। एक दिन एक किसान वहां से निकला और अपनी टोकरी में जो है वो कीड़े लेके बाजार जा रहा था। चिड़िया ने किसान से पूछा कि इसमें क्या है? किसान ने कहा कीड़े। तो बोले इनका क्या करोगे? बोले बाजार में बेचता हूं और उससे मैं पंख खरीदता हूं और पंख से जो है मैं सामान बनाता हूं। तो चिड़िया ने कहा मेरी बात ध्यान से सुनियो, बैठ जा बेटा, ये आपको सोचने पे जरूर मजबूर करेगा। मैं क्या कहानी आपको बता रहा हूं कि चिड़िया ने कहा कि तुम बाजार क्यों जा रहे हो? मुझे कीड़ों की जरूरत है, तुम मुझे कीड़ा दो, मैं तुम्हें पंख दूंगी। किसान ने कहा सही है, मुझे बाजार क्यों जाना पड़ेगा। उसने कीड़े सारे चिड़िया को दे दिए और चिड़िया ने अपना एक पंख निकाल के किसान को दे दिया। अगले दिन फिर किसान आया, फिर कीड़े दिए, चिड़िया ने फिर अपना पंख दिया। ये 3-4 दिन सिलसिला चला। फिर एक दिन किसान नहीं आया, चिड़िया इंतजार करती रही, धीरे धीरे शाम हो गई। अब वो भूख से तड़प रही थी कि किसान कब आवेगा। किसान किसी कारणवश नहीं आई। तो चिड़िया को लगा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं आया किसान तो आज उड़ के हम उड़ेंगे और कीड़ा अपने आप खा लेंगे। जब वो उड़ी तो पेड़ से नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि उसने सारे अपने पंख
किसान को दे दी थी। अब वो उड़ नहीं पा रही थी, फड़फड़ा रही अपनी जगह पे, तो कीड़ा क्या खुद चढ़ के आवेगा चिड़िया के पास? नहीं, फड़फड़ाती रही और रात भर में अपना दम तोड़ दिया उसने। अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं उस बात को सुन लो कि हमको 5 किलो राशन मिल रहा है और हम अपना पंख तोड़ के दे रहे हैं किसी को। एक दौर ऐसा आएगा जिस दिन आपके राशन बंद कर दिए जाएंगे, और जिस दिन आपके राशन बंद कर दिए जाएंगे उस दिन आप फड़फड़ाओगे। और ये बात को याद रखो, मैं कह के जा रहा हूं, क्यों कह रहा हूं। ये बुजुर्ग लोग बैठे हुए, इसमें से किसी ने रिक्शे भी खींचे हैं, किसी ने जो है 1-2 बीघा खेत में जोता है, किसी ने हल से जोता, किसी ने कुदाल से जोता, किसी ने पल्लेदारी भी की है। लेकिन जो ये लाइन खड़ी हुई है ये इतनी मशहूर है अब 5 किलो राशन में कि अगर कल को इनका राशन बंद कर दिया गया तो इनके हाथ से रिक्शा नहीं खींचेगा, इनके हाथ से बोरी नहीं उठेगी, इनके हाथ से हल नहीं चलेंगे। और जब हल नहीं चलेगा, बोरी नहीं चलेगा, तो तुम्हारे बाप दादाओं ने फैक्ट्री नहीं बना रखी कि तुम बैठे बैठे आओगे और तुम्हारे घर पे पैसा आएगा। तुम्हारी हालत क्या होगी? भूखे मर जाओगे। ये नेता नहीं यहां बताने आएगा तुमको, क्योंकि उसको नोट चाहिए, वो आपको अच्छी बातें बता के जाएगा, आप ताली बजा के चले जाओगे, लेकिन उसको फर्क नहीं करता कि तुम्हारा बच्चा नंगा घूम रहा, कि तुम्हारा बच्चा बेरोजगार घूम रहा, तुम्हारी बेटी पढ़ी, तुम्हारी बेटी शादी हुई कि नहीं हुई, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेता है और नेतों जैसी बात करता। मुझे ना आपका वोट चाहिए, ना मैं कभी आपसे वोट मांगने आऊंगा, लेकिन हाँ, जब तक जीवित हूं तब तक आपको जगाता रहूंगा, ये मेरा काम। आप जागो या ना जागो। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप जा जाके गांव में लोगों को ऐसी बातें बता रहे हो, लेकिन लोग जग नहीं रहे, तो गलत। जो साथी वीडियो बना रहे हैं मैं उनसे जरूर कहूंगा कि इधर नजर दौड़ा के दिखाओ। अगर 12 बजे रात में एक इस छोटे से गांव में 1000 लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये जगे हुए हैं ना। नहीं तो मेरी जैसी बात सुन के आधे लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन मैं जब से बोल रहा हूं मैं देख रहा हूं एक भी आदमी हिला नहीं, तो इसका मतलब आपके अंदर पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को आप समझ नहीं पाए। हम दूसरी पहली चीज हमने बताई कि आप भोले भाले, और दूसरी चीज बताई हमने कि हम लोग जो है एहसान फरामोश हैं। क्या है? एहसान फरामोश। हमको फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या हमारे लिए किया। मैं आपसे इतना पूछता हूं, आप इधर वालों से, अगर कोई मर रहा हो और आप वो पानी मांग रहा है, आपने उसको पानी पिला दिया और वो जीवित हो जाए, और 3 दिन बाद लठ लेके तुम्हारे पर ही खट चढ़ जाए, तो तुमको क्या एहसास होगा? कि मर जाने देते तो अच्छा था। सही कह रहा हूं कि गलत? बताओ, यही है ना? तुमको पता है कि हम तुम आज जिस हालत में बैठे हुए हैं ना, ये हालत के लिए हमारे बाप दादा मर गए, हमारे महापुरुष मर गए, लेकिन आज हम उनकी ही छाती पे चढ़े बैठे हुए हैं, उनका एहसान नहीं अदा कर रहे। मैं पूरे पंडाल में देख रहा हूं, एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसका आज घूंघट पड़ा हो यहां तक। और ये दादियां बैठी हैं, बतावेंगी कि आज से 10 साल 15 साल पहले यहां तक लटका के बैठना पड़ता था। दादी सही कह रहा हूं कि नहीं? तुम बिना घूंघट के निकल सकती थी? नहीं निकल सकती थी। आज हम बिना घूंघट के निकल सकते हैं, आज महिलाओं के पुरुषों के बराबर में बैठ सकते हैं। आज वो बहन बराबर में वहां बैठकर कथा आपको सुना रही है। पहले ऐसा नहीं कर सकते थे, बराबर में बैठ जाती तो पता नहीं इसकी क्या हालत कर देते। तुम कुर्सी पर बराबर बैठ जाती, तुम्हारी पता नहीं क्या हालत हो जाती, और तुम अपने घर से निकलकर यहां आ जाती तो शायद तुमको पति छोड़ देता। ये तुम्हारी स्थिति थी। लेकिन इसका आप अपने दिल से पूछो कि तुमको यही नहीं पता कि तुम इस स्थिति में आई कैसे? बोले हमको कौन लाया? बोले हमारा पति लाया, हमारा बाप लाया। अरे बाप तो बाद में आया, पहले बाप का बाप आया, उसका भी बाप पहले आया। और वो बाप कौन थे? तो तुम्हारे सामने ये तस्वीर लगी हुई, बाबा साहब। अगर बाबा साहब ने किताब न लिखी होती और उस किताब में आपके अधिकार न लिखे होते तो तुम एक वोट से न प्रधान बना पाती, न प्रधानमंत्री बना पाती, और आज तुम इस प्रांगण में नहीं बैठी होती। लेकिन तुमने बाबा साहब के लिए क्या किया? कुछ नहीं। हम आए, हमने फूल चढ़ा दिया, हम वापस चले गए। मैं आज फिर कहता हूं कि बाबा साहब को पूजने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है, बाबा साहब को समझने की जरूरत है। तुम सब बैठे हो, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर तुम्हारे घर से किसी से अभी फोन आ जाए खाली कि तुम्हारे घर में बच्चा बीमार है, 1 मिनट के अंदर तुम अभी छोड़ के चले जाओगे। हमारी कमेटी में भी अगर किसी का फोन आ जाए कि तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब है, 1 मिनट में सबके सब उठ के चले जाओगे। नहीं चले जाओगे? लेकिन सोचो, जब बाबा साहब हमारे लिए लड़ रहे, पानी पीने के लिए लड़ रहे, उस समय उनका बच्चा मर जाता है घर पर, और रामाबाई जी पता बजवाती हैं कि आज बेटा नहीं रहा, तो बाबा साहब कहते हैं
कि कोई बात नहीं है, अंतिम संस्कार कर दो। माता रामाबाई के पास में कफन के लिए पैसे नहीं होते, तो अपने साड़ी में अपने बेटे को बांध के और उसका अंतिम संस्कार करती हैं। एक व्यक्ति जो है वो टस से मस नहीं हुआ, हमारे लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। एक बच्चा नहीं, 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। और हमारा बच्चा हल्का सा रो जाए तो हम वहां से उठ के खड़े हो जाते हैं। क्या हमने दिया बाबा साहब को? कुछ नहीं दिया। हम खाली 2 वक्त की रोटी खा रहे, अच्छा कपड़ा पहन रहे और हमको लग रहा सब बदल गया। ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरे पास गाड़ी हो गई, राहुल जी के पास गाड़ी हो गई, लेकिन आज तुम जाओ और देखो ऐसी झुग्गी झोपड़ियां, ऐसे गांव हैं जिन पे आज शाम की एक माँ ऐसी है जो बच्चों को अपने खाना खिला दी लेकिन खुद भूखे पेट सोई हुई। तुमने उसका दर्द देखा क्या? शहरों में जाओ, झोपड़ियों में ऐसी औरतें हैं जो दिन भर जाकर जब दूसरे के घर का चौका बर्तन करती हैं तब शाम को आके अपने बच्चों को दूध पिलाना पाती हैं, एक वक्त की रोटी खिला पाती हैं। तुम अपने लिए जी रहे हो, बाबा साहब तुम्हारे लिए जिए और तुम अपने लिए जिए जा रहे। यही फर्क है सिर्फ हम में और उनमें कि हम बड़े नहीं बन पा रहे क्योंकि हम अपने लिए मर जा रहे हैं। एक व्यक्ति है, नौकरी पा गया तो अपना घर बनाया जा रहा है, 1 मंजिल से 2 मंजिल, 2 मंजिल से 3 मंजिल, फिर उसके दिमाग में आ रहा है कि अब सीतापुर में ले लूं, फिर लखनऊ ले लूं। ठीक है बेटे, ले लो, लेकिन जब तुम मर गए तो तुम्हारा बेटा पैदा होगा, उस मकान को जुए में हार जाएगा, तो तुम्हारी कमाई से कोई फायदा हुआ कुछ? बाबा तुम कसम खा के बताओ कि जो मकान बना के गए हो गारंटी ले सकते हो कल को तुम्हारा बेटा बेचेगा? नहीं बेच सकता है ना। तो इससे अच्छा है कि समाज के लिए कुछ कमा के चले जाओ। तो जब तुम मरोगे, जब तुम नहीं रहोगे, तो अपने गांव में किसी खेत में तुम्हारी समाधि बनवा दी जाएगी, गांव के बाहर में आपके नाम का द्वार बना दिया जाएगा। कल को जब यहाँ पर फिर से प्रांगण में कभी बुद्ध कथा होगी 10 साल 15 साल बाद, तो कोई तुम्हारा फोटो भी चिपका देगा, उस दिन तुम अमर हो जाओ। तुम लाख बिल्डिंगें बनाओ, तुमसे पहले लोगों ने बना ली। जाओ कभी कमलापुर गए हो टहलने? मेला लगता है मोठे रानी का, जाओ देखो राजा साहब की कोठी है। कोठी तो बनी है लेकिन कोठी में रहने वाला कोई है नहीं, तो तुम्हारी भी कोठी में कल कोई रहने वाला नहीं होगा। बहू बेटे चले जाएंगे बाहर में, पढ़ा दिया तो बाहर निकल गए, और यहाँ रहेगा तो कल को जुआरी बन गया, शराबी बन गया, तब भी गारंटी नहीं ले सकते। काशीराम साहब की माँ ने कहा कि बेटा शादी कर लो, तो काशीराम साहब ये कहते हैं कि मैं अगर शादी कर लिया तो लोग मुझे एक अच्छा बेटा कहेंगे, लोग मुझे एक अच्छा पति कहेंगे, लोग अच्छा मुझे एक बाप कहेंगे। लेकिन अगर मैंने शादी नहीं की और मर जाकर लोगों की सेवा की, तो जिस दिन मैं मर गया उस दिन लोग घरों में मेरी फोटो लगाएंगे। आज वही बात सत्य हुई कि नहीं हुई? जिसके घर जाओगे जो भी मिसलनी आदमी है, मानवर काशीराम साहब का फोटो लगाकर बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि वो अमर हो गए और हम तुम अपने लिए बनाए जा रहे। ठीक है, चले जाओ, कुछ तुमको कोई नहीं याद रखने वाला। तुम्हारा बेटा जब तक है तब तक तुम्हारा नाम लेगा, पोता तुम्हारी टट्टी भी नहीं साफ करने वाला, ये भी याद रखना। अगर गलत कह रहा हूं तो कह दो कि हाँ तुम डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं। ये सबके पे लागू होता है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ऊंच नीच से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ इसी बात से है कि हम अपने लिए खाली सोचे मरे जा रहे हैं और हमारे महापुरुष हमारे लिए सोचे मरे जा रहे हैं। आज तुम में से आधे से ज्यादा लोग बड़े बड़े स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ के बैठे हो, ये बहनें भी पढ़ रही होंगी, लेकिन तुमको नहीं पता जब इस देश में सबसे पहला स्कूल दलितों के लिए बनाया गया वो माँ सावित्रीबाई फूले जी ने बनाया। और जब वो निकलती थी पढ़ाने के लिए, लोग उन पर गोबर मारते थे, कीचड़ मारते थे, कीचड़ फेंकते थे। तुम एक दिन निकलो और तुम पे पड़ोसी का कीचड़ फेंक दे, अगले दिन से तुम स्कूल नहीं जाना जाओगी। लेकिन एक महिला रोज निकलती है, रोज कीचड़ मारा जाता है, जाती है, साड़ी धुलती है, फिर अगले दिन स्कूल जाती है, रुक नहीं रही, क्योंकि उसको पता था कि एक ना एक दिन जो मैं न्यू रख रही हूं, मेरे बच्चे पैदा होंगे, लोग बड़े होंगे, एक दिन पूरा काफिला बन के तैयार हो जाएगा। आज हम सब खड़े हुए, इसलिए हम उनको पूछ रहे हैं। जाना जब यहां से तो अपने अपने आप से सब सवाल करना कि अभी तक हमने समाज के लिए क्या किया है, दूसरों के लिए क्या किया है। खाते रहो रोटी अच्छी अच्छी, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को जाना, तुम्हारे गांव के आसपास कब्रिस्तान होगा या कहीं शमशान घाट होगा, वहां जो लोग फूके हुए हैं उनसे जाके खड़े होना और सवाल करना कि तुम भी तो मर गए बिना कुछ किए हुए, हम भी मर जाएंगे बिना किए हुए। इससे अच्छा है कुछ करके मर जाए तो कम से कम 4 लोग नाम तो लेंगे। यहाँ देखो, आपको सिक्योरिटी मिलेगी बैठी हुई, मैं आपका भी शुक्रगुजार करता हूँ, पुलिस प्रशासन का भी, क्योंकि इनको ख्याल है कहीं ना कहीं कि यहाँ एक लड़का है, एक टीम है जो समाज में जगाने का काम कर रही है, इसलिए हमारी सुरक्षा में यहाँ बैठे हुए। लेकिन कल को ये नहीं होंगे और हम आपके गांव से निकले
और किसी को हमारी बातें अच्छी नहीं लगेंगी तो कोई आके गोली दाग देगा, हम तो चले जाएंगे। लेकिन मेरे जाने का मतलब ये नहीं कि ये काम रुक गया। मेरे जाने के बाद मैं और तैयार हूं। सुधीर जी बैठे हुए हैं, ये आपकी पूरी टीम तैयार है। आज मैं हाथ में माइक पकड़ा हूं, कल ये हाथ में माइक पकड़े होंगे, ये गांव गांव करवा पड़ा, किसी के जाने से नहीं रुकने वाला। लेकिन हाँ ये तय है कि कल भले नहीं रहा, लेकिन मैं अगर 2 साल भी अगर जीवित रह गया तो सीतापुर में घर घर तक मैं जो है बहुजन मिशन को पहुंचा दूंगा। इस बात की पूरी बात अगले 2 साल। और देखो आज की ताजा खबर आपको बताता हूं, आपको नॉलेज नहीं होगा। ये जो बुद्ध कथा में खड़े हो, बुद्ध कथा पे बहुत लोगों की तिरछी नजरें हैं। लोग नहीं चाहते बुद्ध कथा हो, क्योंकि इसमें 2 कारण हैं। एक तो हमारी गलती है, वो गलती ये है कि हम अपना नहीं बढ़ा रहे हैं, हम दूसरे को गिराना चाह रहे हैं। आप सबसे भी निवेदन, ठीक, आप टीम के लोग, हमको किसी को गिराना नहीं है, किसी भी धर्म पे हमको टिप्पणी नहीं करना है। ये बात को आप अच्छे से समझो, ठीक है। किसी भी कोई भी धर्म का हो, हमको टिप्पणी नहीं करना। आपको जो बताना है वो आप अपना काम करना है। हमको अगर तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बताना है तो वो बतावेंगे, हम बाबा साहब के बारे में बताना है वो बतावेंगे। दुनिया क्या कर रही है, कोई कमंडल पकड़े हुए, कमंडल पकड़ने दो, हमको दिक्कत नहीं है। जिस दिन तुमने बाबा साहब को पहुंचा दिया घर में, कमंडल अपने आप छूट जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी। तो टिप्पणी नहीं करनी। दूसरी, आप सब युवा साथी बैठे हुए हो, मैं ये भी देखता हूं, देखो मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर आप उठाकर जो है कोई भी टिप्पणी कर दिया, किसी भी चीज पे आपने टिप्पणी कर दी, आपको ये नहीं करना है। जैसे आपकी धार्मिक भावना है, आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हो, कोई सावरकर को मानने वाला नहीं, तो अगर तुम सावरकर के बारे में बुरा कहोगे तो किसी को बुरा लग जाएगा। जब बाबा साहब के बारे में कोई बुरा कहता तो आप केस करोगे तो पुलिस आपकी FIR दर्ज करती, आप दूसरे को कहोगे तो वो FIR करेंगे तो फिर ये पुलिस आपको भी गिरफ्तार करेगी। फिर हमको ये लगता है कि पुलिस जो है वो गलत है। ये भी तो हमारे बीच से निकल के आए, नहीं आए? कल को हमारे भी भाई बहन पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कल को वो भी वर्दी पहन के बैठेंगे, इनकी गलती नहीं। एक बात याद रखना, हम कहते तो जरूर है प्रशासन गलत, लेकिन प्रशासन गलत नहीं होता, शासन गलत होता। और जिस दिन तुम्हारे हाथों में शासन होगा उस दिन प्रशासन भी तुम्हारा ही होगा। आज हम आए हैं, आज 2 गाड़ियां खड़ी हैं, अगर हम शासन में होते और शासन का प्रदेश अंदर जाता तो पूरे जिले की पुलिस यहीं खड़ी होती। तो कोशिश पूरी ये करनी है कि पहले आप शासन तक पहुंचे, तो खाली लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, फिर आपको कौन गलत है कौन सही है। तो हमको पूरी ताकत के साथ में अपना प्रचार करना है, दूसरे पे टिप्पणी नहीं करनी। बुद्ध कथाओं को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि बहुत लोगों के सीने में दर्द हो रहा है। और ये बात याद रखना कि दर्द तभी होता है जब कोई चीज चोट दे रही होती। इसका मतलब आपकी बुद्ध कथा कई लोगों को चोट दे रही है। और मैं आज आपसे कहता हूं, कल को कोई डराएगा, आपको धमकाएगा, ये भी बोलेगा बुद्ध कथा बंद करो, केस हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाम हो जाएगा, तो मेरी बात एक चीज याद रखना, फिलहाल सीतापुर में किसी माईलाल ने ऐसा जन्म नहीं दिया अपना लाल जो बुद्ध कथा बंद करवा दे। मेरा आपको चैलेंज है, किसी में हिम्मत नहीं कि बुद्ध कथा बंद करा दे, और किसी में हिम्मत नहीं कि आपको डरा दे। रात बिरात कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रताड़ित कर रहा है, आप हमारी टीम को सूचना करो। मैं आपसे वादा करता हूं कि पुलिस यहां बैठी है, पुलिस से अगर पहले न पहुंचे तो सुबह कल गाली दे देना आप, ये मेरा वादा है। क्योंकि हमने अपना घर बार छोड़ दिया। और याद रखो मेरी बात उन तक भी पहुंचाओ जो डराने और धमकाने का काम हमारे लोगों कर रहे हैं। हम डरने वालों में से नहीं है। जिस दिन ये माइक पकड़े और जिस दिन ये गमछा गले में डाल दिया, उस दिन अपनी मां से हमने कह दिया कि आपका बेटा मर गया, ये बात को आप मान लेना, अब जीवित वापस घर में नहीं लौटेगा। तो जिसके पीछे कुछ होने को नहीं है उसको डर नहीं है साहब, डराओ मत। और हम जिस चीज में निकले हैं उस चीज को फतेह करके ही वापस आवेंगे। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, वो अलग बात। तो किसी के दिमाग में भ्रम हो कि हम कभी किसी पे केस कर दिए, होगा। FIR से डर लगता है क्या? लगता है? FIR से डर कभी नहीं लगना चाहिए, जेल से कभी डर नहीं लगना चाहिए। जेल उन्हीं को नसीब होती है जो क्रांतिकारी होते हैं, FIR उन्हीं पे होती है जो क्रांतिकारी होते हैं। हम पे कोई चोरी का तो FIR लग नहीं रहा, हम कोई गलत चीज में तो जेल नहीं जा रहे। जब हम अपनी समाज की सेवा करते हुए जेल जाएंगे, तो जब जेल से आप वापस लौटोगे तो समाज आपको फूलों की माला से लाद देगा, नहीं लाद देगा। हमने यहाँ पर हमारे साथी थे, माला उठाए, हमने आज माला नहीं पहनी क्योंकि पीड़ा है।
कि एक हमारे समाज की कहीं बहन के साथ में अत्याचार हो रहा है, उसके साथ में रेप हो रहा है, किसी भाई को पीटा जा रहा है, उसको खून बहाया जा रहा है, और हम मंच पर माला कैसे पहने? हमको पीड़ा है, क्योंकि तुमको भले ना एहसास हो कि वो जिस बहन की इज्जत उतारी गई वो तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि वो मेरी बहन है। और कल को जब तुम पे भी पीड़ा पड़ेगी तो मुझे एहसास होगा कि आप मेरी माँ हो, आप मेरी बहन। दूसरे का घर जल रहा था, हम अपने घर पे खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, तो याद रखो उसकी लपट आपके घर पे भी आएगी, और जब आपका जलेगा तो दूसरे लोग भी तमाशा देखेंगे। इससे पहले कि तुम्हारे घर तक लोग आए, हम सबको एक एक बल्टी उठा लेना है और सबको आग बुझाने की कोशिश करनी है। अगर आपने ये पढ़ ले लिया, कभी आए कोई आपको डराए, कोई धमकाए, आपको बोले कि गलत आप पे FIR दर्ज हो जाएगी, आपको जेल ले जाएगा, पूरा गांव खड़े हो जाओ कि ठीक है ले चलो, फिर सबको ले चलो। है किसी में हिम्मत? बताओ दरोगा साहब, पूरा गांव एक हो जाए तो आप ले जाओगे? फिर नहीं ले जाओगे ना, मैं सामने खड़े नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इनको लगेगा फिर कुछ तो बात होगी जो पूरा गांव एक साथ खड़ा है। लेकिन अगर आप चोर और ये आए बोले चौकी पे आ जाना, तो शाम को तुमने चोरी की, तुमको जाना पड़ेगा। लेकिन हम चोर नहीं है ना, छोड़ दो मक्कारी, छोड़ दो चीजें ऐसी कोई कि हम गलत हाथ में दे, हम कानून के हाथ वाली ऐसी कोई चीज करें कि हम फंसे। हम अपने समाज के लिए जिए, अपने समाज के लिए मरें। और डर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। क्या होता है, कहीं से पत्थर पड़ जाएगा, कोई डंडा मार देगा, खोपड़ी फूट जाएगी, फिर खोपड़ी बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। अगर आपको डर लग गया तो फिर घरों में बैठ जाओ। इसमें से आपकी बेटी कल स्कूल जाएगी, कोई लड़का छेड़ देगा और आप अपनी बेटी से कह दोगी कि बेटी आपको पढ़ाई नहीं करनी, घर में बैठ जाओ, तो तुमने जन्म दे दिया एक ऐसी बेटी को, डरपोक बेटी को, बैठ जाओगी, कल अपनी बेटी को भी नहीं पढ़ा पाओगे। और तुमने अगर ये कह दिया कि ठीक है तुम जाओ, और जो लड़का तुमको छेड़े घुमा के थप्पड़ मारना उससे, तो उस दिन वो शेरनी हो जाएगी। फिर उसको देख के 4 लोग और खड़े हो जाएंगे कि अब समाज में डरने की जरूरत नहीं। और तुमको अगर कभी एहसास हो ये हम नहीं कर सकते, तो तुम्हारे ही समाज में बहुत सारी ऐसी देवियां, ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं जिन्होंने हमेशा मुकाबला किया। माता उदा देवी नाम सुना है आपने? सुना है? माता उदा देवी के पति को अंग्रेजों ने जो है गोली मार दी थी, लखनऊ की, कहीं दूर नहीं। और माता उदा देवी ने बंदूक उठाई, पेड़ पर चढ़कर 32 अंग्रेजों को गोली मार दिया। उन्होंने एक मारा और उन्होंने 32 मार दिए। क्योंकि स्वाभिमान की जब बात आए तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हाथ से बेलन भी छोड़ना पड़ेगा, चिमटा भी छोड़ना पड़ेगा। तुम कमजोर हो कमजोर नहीं, अगर कमजोर हो तो फिर दब के बैठो। तुम्हारे बेटे को डराया जाएगा, तुम्हारे स्कूल छीने जाएंगे, तुम्हारी रोटी छीनी जाएगी। तुम कल भी मजदूरी करते थे, परसों भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो। और याद रखो, जब ये बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं तुमसे सवाल जरूर करेंगे कि पिताजी जब सब कुछ छीन रहा था और कुछ लोग लड़ रहे थे नीला गमछा डाले हुए, भीम आर्मी के लोग, तुम क्या कर रहे थे? तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे, शर्म से तुम्हारा सर नीचे झुक जाएगा। ये सवाल जरूर करेंगे, इस बात को याद रखना। इतिहास हर चीज का लिखा जाता है। तुमने भी अपने पिताओं दादाओं से पूछा होगा कि अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ गई थी तो तुम लड़े थे क्या? और जो लड़े थे उनको स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। उनकी बसें भी फ्री हैं, उनकी ट्रेनें भी फ्री हैं, उनको, उनके बच्चों को नौकरी में आरक्षण भी है। लेकिन तब भी हमारे लोग डर के घर में बैठ गए। अब भी अगर डर के घर में बैठोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधेरे में। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी ना लगी, अगर अच्छी लगी तो याद रखो, मैं तो जब बुलाओगे चलाऊंगा। लेकिन ये कमेटी है ना, ये जो साथी हैं मेरे, ये बड़े बलवान साथी हैं, क्योंकि ये मेरे हाथ पांव हैं। मैं कुछ भी हूं तो इनके बदौलत हूं। कभी भी आपको कभी भी तकलीफ रत्ती भर हो, आपको भी कहीं लगे आपको ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हो आपकी लड़ाई लड़ रहे, इस बात को याद रखना। और आपको बता दूं, अभी पुलिस ने हमारे कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमे किए हैं बुद्ध कथा के चक्कर में। आपको जानकारी नहीं होगी। कहाँ है? हर गांव में बुद्ध कथा हुई और हमारे कम से कम 12-15 लोगों पर FIR हुई। कमाल की बात है कि उन्होंने सोचा ये डर जाएगा, लेकिन नहीं, हम अब तूफान की तरह और निकल पड़े। 25 तारीख को सीतापुर का चप्पा चप्पा जाम कर देंगे, इस बात को याद रखो। अगर आपको लगे कि आपकी भी हिस्सेदारी बनती है तो बिना मेरे बुलाए 25 तारीख सीतापुर आ जाइएगा। आप अपनी ताकत देखिएगा और अपनी छोटी सी हिस्सेदारी दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ लोग जो हमको डराने का काम कर रहे हैं, 25 तारीख को अगर अपने घर के अंदर में छिप के न बैठे तो मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप भार्गव बदलना।
क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको भागना नहीं सिखाया। कुछ लोग सोचे FIR कर देंगे, अगले दिन से बुद्ध कथाओं में जाना बंद कर देंगे। अब हमने जिला अध्यक्ष जी से कह दिया कि हर रात 5-5, 10-10 बुद्ध कथाएं करेंगे। ठीक, तुम्हारे दम होगा तो रोक के दिखाओ। जितना तुम रोकोगे हम उतनी तेज से भागेंगे, क्योंकि हमारा काम जो है वो गलत नहीं है। हम गलत कर रहे हैं? बताओ। इस पूरे प्रांगण में हमने बातें की, कोई गलत बातें की? बताओ। पुलिस वाले भी बैठे हैं, ये भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम आपको क्या गलत बता रहे हैं? हम तो अपने माँ बाप की बात कर रहे हैं। अगर अपनी माँ बाप की बात करना बुरा है तो हमारा गला काट दो, हम इस बात से नहीं रुकेंगे, हम तो करते रहेंगे अपने माँ बाप की बात।